आंचल मैथ्स बाय केपी सर में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, प्रोबेबिलिटी आपने 9th, 10th, 11th तीनों क्लासेज में पढ़ी है, तो आगे इसी का डिटेल रूप जो है वो क्लास 12th में हम पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी चैप्टर अगर आप उसे देखोगे तो आप लोगों को थोड़ा मुश्किल सा चैप्टर लगेगा, लेकिन इसको अगर समझने की कोशिश करोगे तो बहुत इजी चैप्टर है। अगर ध्यान से समझोगे, ध्यान से करोगे तो ये चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करने से पहले किसी भी एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस निकालने आने चाहिए। ठीक है बच्चों। अब सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं ये आपको मैं एक बार थोड़ा सा रफली, वैसे तो आप 11th में पढ़ चुके हो, 10th में पढ़ चुके हो, पर 12th में आए हो, पढ़ रहे हो, प्रोबेबिलिटी करना है, एक साल पीछे जाओगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी मैं आपको एक बार सैंपल स्पेस कैसे फाइंड आउट करने थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है बच्चों। अभी जैसे हमारा सैंपल स्पेस होता है, हमारा कॉइन के इवेंट होते हैं। कॉइन, एक कॉइन को हम एक बार टॉस कर सकते हैं, एक कॉइन को 2 बार टॉस कर सकते हैं, या 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर सकते हैं, 3 कॉइन को एक साथ टॉस कर सकते हैं, या एक कॉइन को 3 बार टॉस कर सकते हैं। तो सैंपल स्पेस एक जैसे ही आएंगे। हम 4 टाइम्स भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। जब हम एक बार के सैंपल स्पेस निकालेंगे तो हमारा हेड या टेल आएगा। इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं इसको। जब हम सिक्का उछालते हैं तो उस पे हमें पता नहीं होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है बच्चों। तो जब सिक्का उछलेगा तो आप उसकी पॉसिबिलिटी हेड भी और टेल भी आने की, दोनों की होगी। ठीक। तो हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं एक बार पे वो हेड या टेल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब जब 2 बार होंगे, आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। अभी मैं 2 बार के आपको सैंपल स्पेस काउंट करने सिखाता हूं। पहले बार के हमने हेड और टेल लिख लिए, दूसरी बार भी हेड और टेल आएंगे। अगर मैं इनको सोल्व करने लगूं, इनकी मल्टीप्लाई करने लगूं, हेड की हेड में मल्टीप्लाई होगी तो हेड हेड। अच्छा, ये हमारा सेट्स में चलेगा, सैंपल स्पेस बनाना है तो सेट वाला ब्रैकेट लगाएंगे। एच की एच में इंटू हेड हेड हो गया, एच की टी में इंटू एच टी हो गया, टी की एच में इंटू टी एच हो गया, टी की टी में इंटू टी टी हो गया। तो हमारे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बने? 4 बने। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से अगर हम 3 की कैलकुलेशन करने लगे तो अभी हमारे देखो 3 का मतलब है कि एच टी इंटू एच टी इंटू एच टी। कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, देखो 2 बार की कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ये आ गई, मान लिया इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आ गई। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसकी इन चारों से इंटू करो। पहले हेड की इंटू करेंगे चारों के साथ, तो एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी। इसी तरीके से टी की इंटू करेंगे, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। काउंट करो कितने हो गए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस? 8। हम इसको बोलेंगे NS, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट व्हेन ए कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स और 3 कॉइन टॉस्ड वंस। ठीक है बच्चों। सैंपल स्पेस कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉइन के, समझ में आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम 4 के करने लगे, अगर हमने 4 सिक्के एक साथ उछाले या एक सिक्का 4 बार उछाला, ओके, तो अभी यहाँ पे 3 बार उछालने पे हमारे कितने आए थे? 8 इवेंट आए थे। अब 4 टाइम्स के आप एच टी की इंटू और कर दो इसमें। जब एच टी की इंटू करेंगे तो इन सभी इवेंट्स के साथ पहली बार एच लिखा जाएगा, इसी तरीके से फिर दूसरी बार क्या लिखा जाएगा? टी लिखा जाएगा। तो इसी तरह से हमारे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 16 बन जाएंगे। ठीक है बच्चों। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे कॉइन के। अब इसी तरीके से हमारे डाइस के, जब हम लोग डाइस लेते हैं तो डाइस को एक बार टॉस करेंगे तो हमारे सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5
और 6 बन सकते हैं। 2 टाइम्स में हमारे 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 5 6 होंगे। कार्टेशियन अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करने लगे तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे 1 1 1 2, ऐसे ही कहां तक जाएंगे 1 6 तक। ऐसे 2 की मल्टीप्लाई होगी सभी के साथ 2 6 तक। इसी तरह लास्ट में 6 की इंटू होगी 6 6 तक। हर एक लाइन में 6 इवेंट्स बनेंगे, तो 1 के 6, 2 के 6, 3 के, 4 के, 5 के और 6 के, तो 6 इंटू 6 इक्वल 36 बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो सैंपल स्पेस एक किसके, कॉइन के, एक डाइस के, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम इसकी कैलकुलेशन के बाद में कार्ड्स की जानकारी होनी हमारी जरूरी है। कार्ड्स की जानकारी कैसे करते हैं, आपको अगर किसी को कार्ड्स की जानकारी नहीं है तो कार्ड्स की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब वो भी समझो। हमारी एक जो प्लेइंग कार्ड्स की गड्डी होती है, पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं बच्चों, 52। 52 में जो है हमारे 2 कलर्स के कार्ड होते हैं। किसके कार्ड्स होते हैं, 2 कलर्स के। ठीक है, कैसे होते हैं, 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब आधे आधे होते हैं, आधे रेड और आधे ब्लैक होते हैं। जो रेड होते हैं इसमें 2 टाइप्स के कार्ड होते हैं, और ब्लैक के भी कितने होंगे, 2 टाइप्स के कार्ड होंगे। ठीक, तो टोटल कितने टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं। रेड के कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, एक हार्ट का कार्ड होता है और एक डायमंड का कार्ड होता है। ठीक है, इनके नाम होते हैं हार्ट और डायमंड। जो हमारे ब्लैक के हैं वो हमारे क्लब होता है और एक हमारा स्पेड होता है। ठीक है बच्चों, तो कितने तरह के कार्ड्स हुए, टाइप्स ऑफ कार्ड्स इन ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, 4 टाइप्स, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। हाउ मेनी कलर्स, 2 कलर्स, रेड और ब्लैक। टोटल कार्ड्स 52। एवरी कलर हैज, ईच हैज 26 कार्ड। ओके बच्चों, अब ये टाइप्स के हो गए, तो एवरी टाइप हैज 13 कार्ड्स। हर एक टाइप के कितने कार्ड्स होंगे, 13। ए फॉर एस, नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जे फॉर जैक, क्यू, क्वीन और किंग। ठीक है बच्चों, तो कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, एक टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं। 13 किसके होंगे, हार्ट के, 13 किसके होंगे, डायमंड के, 13 किसके होंगे, क्लब के, और 13 किसके होंगे, स्पेड के। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बन गए हमारे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे 13 प्लस 13 प्लस 13, 4 टाइप, तो 52 कार्ड्स हो गए। ठीक है बच्चों, अभी क्या होता है कि इसमें ये जैक, क्वीन और किंग जो होते हैं वो हमारे फेस कार्ड्स होते हैं, इन पर तस्वीर बनी हुई होती है। ठीक है, तो कितने कार्ड्स फेस कार्ड होते हैं एक टाइप के, 3 फेस कार्ड्स होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। तो 3 किसके हो गए, हार्ट के, 3 डायमंड के, 3 क्लब के और 3 स्पेड के। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इन ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स 12 फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है बच्चों, कार्ड की जानकारी भी होगी। अब इसके बाद में और कोई जो एक्सपेरिमेंट आता है तो उसके जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बता के चलूंगा, लेकिन ये मेन चीजें हैं, ये आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है अगर आप प्रोबेबिलिटी करना चाहते हो तो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हमारी आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। 12th क्लास में जो हमारी 13.1 है एक्सरसाइज, उसमें सबसे पहले आती है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझना जरूरी है।
अब आपको कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन हमारा कौन सी प्रॉपर्टी का है, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज में अलग अलग प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है बच्चों, तो आपको वहां पे कुछ तो कंडीशन बनी होगी, कुछ तो पता चलेगा कि यहाँ पे कंडीशन प्रॉपर्टी है, ऐसे कैसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जानकारी आपको होनी जरूरी है। जैसे मैंने एक डाई को मैंने टॉस किया, तो उसके जो सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 हुए। ठीक है बच्चों, इस सैंपल स्पेस में हमें कोई भी दो इवेंट देके चलेगा, मान लिया ए और बी, वे दोनों इवेंट ऐसे होंगे कि उनके कोई ना कोई एलिमेंट इन दोनों इवेंट में आएगा। ए में भी कोई इवेंट आएगा, वो सैंपल स्पेस में से आएगा, और बी में भी सैंपल स्पेस में से कोई ना कोई नंबर आएगा। ठीक है, अब यहां पे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ए की। लेकिन इसमें कंडीशन होगी कि बी उससे पहले हो चुका है। जैसे अभी मैं कहता हूं कि आपको एटलीस्ट एन इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेकिन आपको यदि 2 ऑलरेडी ओकर्स, दो हमें पहले से ही पता है कि दो पहले आ चुका है, और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमें? इवन, कम से कम एक इवन नंबर की। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी इससे इफेक्टेड होगी, तो जैसे ये हमें इफ है, तो ये हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस हम ये नहीं लेंगे जो हमें गिवन है, इफ है, गिवन है, ये कई सारे वर्ड हमें पता होने चाहिए, नोन है। अगर ये वर्ड कहीं पे यूज होते हैं तो इसका मतलब है कि हमें सैंपल स्पेस एस नहीं लेना है। अब हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी इसके रेस्पेक्ट निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग ना कैलकुलेट करके, वैसे तो प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस से निकलेगी, लेकिन जब हम इन दोनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी इसके बेस पे निकालेंगे। अब जैसे मैंने अभी यहां पे ए और बी माना, ये ए हमारा ए इवेंट ये है और ये हमारा बी इवेंट है, तो आपको कंडीशनल के आधार पे पी ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और किसके बेस पे निकालनी है? बी के। कंडीशन हमें दे रखी है पी, तो बी के बेस पे निकालनी है। ठीक है, अब यहां पे देखो बच्चों सैंपल स्पेस का तो कोई रोल नहीं रहा। अब लेकिन यहां पे सैंपल स्पेस की जरूरत पड़ेगी। कंडीशनल निकालते कैसे हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी और पी बी की। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसमें हमारा नंबर आएगा 2 4 और 6। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक इवन नंबर आना चाहिए, तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है और तीन भी आ सकते हैं। जब हम एक डाई थ्रो करी तो उसमें हमारे सैंपल स्पेस तो 6 बनेंगे, जिनमें से 3 इवन नंबर है, तो उसने बोला कम से कम एक इवन नंबर आना चाहिए। अब कौन से बोले? तो एटलीस्ट का मतलब होता है कि हमें डाउट है, कोई एक कंफर्म नहीं है, तो आपका एक 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक नंबर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3, हम 2 भी ले सकते हैं, 2 और 4 भी ले सकते हैं, 2 4 और 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब एक इवन नंबर, 2 इवन नंबर या 3 इवन नंबर होंगे। ठीक है, लेकिन हमें निकालना किसके बेस पे? इसके। तो 2 बोला इसने, तो इसमें तो केवल 2 बनेगा। अब इसमें देखो ये इवेंट एलिमेंट और ये एलिमेंट कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि जो दोनों इवेंट के कॉमन एलिमेंट होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी अपॉन में पीबी। पीबी जो हमें अब ये हम सैंपल पॉइंट मान के चलेंगे, सैंपल स्पेस मान के चलेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अभी जैसे 13.1 के कुछ क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, आपको ई एंड एफ आर दो इवेंट्स दिए हुए हैं, जिनमें हमें पीई 0.6 है, पीएफ 0.3 है और पी ई इंटरसेक्शन एफ 0.2 है। ठीक है बच्चों, अब हमें कैलकुलेट करनी है
पी ई बाई एफ या पी एफ बाई ई। ठीक, ई की प्रोबेबिलिटी यदि एफ है ऑलरेडी ऑकर। ठीक है, अब अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, एक सीधा सा तरीका बताता हूं। जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, ऊपर दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है बच्चों, और अपोन में जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी। अब समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से बताओ एफ और ई की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, एफ बाई ई की बता सकते हो। तो क्या बनेगी, पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पीई। आप इसको अल्फाबेटिकली ही लिखो, तो पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीई। समझ में आया बच्चों। तो ये किसका फार्मूला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अभी यहां पे पीई इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना था 0.2 डिवाइड बाई पी एफ। एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 0.3। पॉइंट के बाद इक्वल नंबर से तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2/3 बचा। ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.2 अपॉन पीई हमारा 0.6 है। पॉइंट से पॉइंट एक तरह से कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, तो 1/3। तो ये हमारा आंसर है। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। इसी टाइप से आपका सेकंड क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करोगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ कंडीशन चेंज है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया हुआ है पी ए इक्वल 0.8, पी बी इक्वल 0.5 और पी बी बाई ए। मतलब यहां पे हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे दी, पी बी बाई ए बाई बी या बी बाई ए देता है, तो वो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है बच्चों, अब हमें यहां पे निकालना है पी बी ए बाई बी, पी ए बाई बी कैलकुलेट करना है, या कुछ भी पूछ सकता है जो हमारी अननोन वैल्यू है। पी ए इंटरसेक्शन बी भी कैलकुलेट करवा सकता है, या वो पी ए यूनियन बी भी कैलकुलेट करवा सकता है। तो इन सब की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी मुझे सबसे पहले यहां पे पी ए बाई बी, इसको भूल जाओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। पी ए पी बी और पी बी बाई ए, हमें पता है कि पी बी बाई ए किसके इक्वल होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए के। ओके बच्चों, पी बी बाई ए हमारा कितना है 0.4। पी ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं पता, पी ए हमारा 0.8 है। अगर मैं इनकी क्रॉस इंटू कर दूं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.4 की 0.8 में इंटू होगी तो 0.32 होगा। ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों। तो ये पहला पार्ट था। अब इसी तरीके से इसने बोला पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने निकाल ली। अभी इसने बोला पी ए बाई बी भी निकालना है आपको। अभी मैंने पहले फार्मूला बताया आपको, ए बाई बी का फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, बता सकते हो। तो क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर उनकी प्रोबेबिलिटी, और अपॉन में जो भी हमारा यहाँ पे इवेंट होगा अपॉन में उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी हमेशा। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने बताया कितना आया था 0.32 कैलकुलेट किया। पी बी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 0.5, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है और यहाँ 1 नंबर है, तो यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 2 0, मतलब यहाँ पे केवल 50 आ जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 50 से इसे डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा 0.64। ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे पी ए यूनियन बी आया। आपने 11th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके बच्चों,
अब जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे ए यूनियन बी की, तो हमें ये वैल्यू चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अभी हमने सारी वैल्यू पता है, हमें दो वैल्यू पता है, कैलकुलेट की थी, तो 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.32। ओके बच्चों, 1.3 माइनस 0.32, तो यहां पे हमारी जो प्रॉपर्टी बनेगी वो बनेगी 0.98। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया समझ में आप सभी को। अभी कंडीशनल प्रॉपर्टी में एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 लिखे हुए हैं, इनको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रॉब्लम दे रखी है 2 इंटू पी ए इवेंट की प्रॉपर्टी और पी बी इवेंट की प्रॉपर्टी दोनों आपस में इक्वल है, और हमें कंडीशनल प्रॉपर्टी दे रखी है a बाई बी इक्वल 2/5। तो हमें फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए यूनियन बी। सॉल्यूशन फोर्थ क्वेश्चन का, हमें क्वेश्चन में गिवन है 2PA इक्वल 5/13, तो PA कितना बनेगा हमारा, 2 डिवाइड में आ जाएगा 5/26, और PB हमारे पास होगा 5/13। ठीक है बच्चों, अभी यहां पे एक वैल्यू और गिवन है हमारे पास, PA बाई बी इज इक्वल टू 2/5। PA बाई बी का फार्मूला हमारा क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई PB इज इक्वल टू 2/5। ठीक है बच्चों, PA इंटरसेक्शन B हमें नहीं पता, कैलकुलेट करना है, तो इसको एज इट इज छोड़ दो, PA इंटरसेक्शन B। PB कितना है हमारा 5/13, या पहले एक काम करो 2/5 इंटू PB लिख दो यहां पे, तो 2/5 इंटू PB कितना है हमारा 5/13, 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा 2/13, तो ये A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है बच्चों, अब यहां पे A यूनियन B भी कैलकुलेट करवाया है। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया PA यूनियन B का फार्मूला बनेगा PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ओके बच्चों, PA हमें क्वेश्चन में दिया था, बट हमने अलग से कैलकुलेट भी किया। PA हमारा 5/26 है, प्लस PB 5/13 माइनस PA इंटरसेक्शन B अभी हमने कैलकुलेट किया 2/13। एलसीएम लेंगे 26, 5 प्लस 10 माइनस 4, 15 माइनस 4, 11/26, तो ये किसकी वैल्यू होगी, A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमसे कोई भी वैल्यू निकलवाने लगे तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, PA इक्वल 6/11, PB 5/11, PA यूनियन B गिवन है। आपको PA इंटरसेक्शन B पूछा है, PA बाई B पूछा है, और PB बाई A। ओके बच्चों, अभी मैंने आप नेक्स्ट इससे पहले क्वेश्चन में एक फार्मूला यूज किया है। अभी यहां पे मुझे A यूनियन B की वैल्यू गिवन है, तो अब A इंटरसेक्शन B निकालना होगा, तो PA इंटरसेक्शन B का फार्मूला बनेगा हमारा PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B। ओके, PA कितना है हमारा 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4/11। तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। इसके बाद आपसे जैसे पूछा है PA बाई B का फार्मूला PA इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई PB। ओके बच्चों,
अब यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी अभी हमने कैलकुलेट करी 4/11। पीबी की प्रॉपर्टी कितनी है हमारी 5/11। 11 से 11 कैंसल आउट हो गया 4/5। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है पी बी बाई ए। तो पी ए बाई बी बाई ए का फार्मूला क्या बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने कैलकुलेट किया 4/11। पी ए क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास है 6/11। 11 से 11 कैंसल आउट हो जाएगा 4/6। अभी ये भी सोल्व करेंगे 2/3। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होगी हमारी पी बी बाई ए की। तो इस तरह से आपसे कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकता है तो आप उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6। ओके बच्चों, क्वेश्चन 6 हमें गिवन है ए कॉइन इज टोस्ड 3 टाइम्स। सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस निकले आने चाहिए, चाहे वो 3 टाइम्स बोले चाहे 2 टाइम्स बोले। तो सबसे पहला हमारा काम होगा सैंपल स्पेस लिखना। ओके बच्चों, फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और हर एक पार्ट में हमें ई बाई एफ और पी एफ बाई ई निकालना है। ठीक, अभी ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो इनको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको कोई भी कंडीशनल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है तो उसके सैंपल स्पेस लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के जो कॉमन पार्ट है उसके लिखेंगे द सैंपल स्पेस ऑफ द। अब कितना भी बड़ा इवेंट हो उस इवेंट को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे लिख दो सीधा एक्सपेरिमेंट। ओके बच्चों, जब हम उसके सैंपल स्पेस लिखेंगे तो सैंपल स्पेस को एस से मेंशन करते हैं। अभी क्या किया हमने एक सिक्का हमने 3 बार टॉस किया। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया था सैंपल स्पेस लिखने। और आसान तरीका बताता हूं, आप मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे, सबसे पहले आप एच 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 लिख दो। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में एच एच और लास्ट में टी लिखो। अब ये टी लास्ट में है, अगले इवेंट में इसको बीच में लेके आओ, फिर उससे अगले इवेंट में इसको शुरू में लेके आओ। मतलब कैसे, एच टी एच। अब ये बीच में आ गया, अब पहले लिख लो टी एच एच। ठीक है बच्चों, अब जैसे हमारा यहां पे एक टेल था, अब इस तरह 2 टेल भी हो सकते हैं। अगर 2 टेल होंगी तो एक हेड भी तो होगा। अब इसी तरह से हेड को अभी लास्ट में बीच में लिखो, फिर पहले लिखो। अब जैसे 2 टेल आई हैं ऐसे 3 टेल भी तो हो सकती हैं। तो टेल टेल टेल, तो हमारे जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो क्या बने, टोटल 8 बने। ठीक है बच्चों, अभी यहां पे हमें 3 केस दे रखे हैं। फर्स्ट केस, ई इवेंट में आपको बोला इसने हेड ऑन थर्ड टॉस। एग्जैक्ट हमें वही देखना है जो बोला है, हेड कहां पे होना चाहिए, थर्ड टॉस पे। अभी देखो ये पहला टॉस है, ये दूसरा टॉस है, ये थर्ड टॉस है। इस थर्ड टॉस पे हेड है तो ये इवेंट लिखा जाएगा ई में, एच एच एच। अब इसमें देखो थर्ड टॉस पे टी है, टेल है, तो ये नहीं आएगा। अब यहां पे थर्ड टॉस पे हेड है तो ये भी आएगा एच टी एच। इसमें भी थर्ड टॉस पे हेड है तो टी एच एच। इसमें भी थर्ड पे हेड है तो टी टी एच। अब आगे थर्ड टॉस पे टेल टेल टेल, तो आगे कोई भी इवेंट नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में एफ हमारा बनेगा। एफ में बोला इसने हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। पहले 2 टॉस पे हेड आना चाहिए, थर्ड टॉस पे क्या आता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी यहां पे हेड हेड, तो पहले 2 टॉस पे हेड है, तीसरे पे होता है तो कोई दिक्कत नहीं। हमसे तो केवल 2 टॉस पे बोला गया है ना उसने कि 2 टॉस पे हेड आना चाहिए, तो हमें तो 2 चेक कर दे, थर्ड पे कुछ भी हो। अभी यहां पे दूसरा देखो एच एच टी। अब यहां पे हेड है टेल, ये नहीं होगा, टेल हेड ये भी नहीं होगा,
और कोई सा इवेंट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अभी मुझे कैलकुलेशन करनी है पी ई बाई एफ की। पी ई बाई एफ का फार्मूला क्या बनेगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इसी तरह मुझे पी एफ बाई ई निकालना है, तो पी एफ बाई ई क्या बनेगा हमारा? पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब ध्यान देना, मुझे यहां पे ई की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, मुझे एफ की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, और मुझे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए। ठीक है, अभी मैं ई की प्रोबेबिलिटी आसानी से निकाल सकता हूं, एफ की प्रोबेबिलिटी भी आसानी से निकाल सकता हूं, लेकिन अभी मैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो नहीं निकाल सकता। तो उसके लिए आपको पहले ई इंटरसेक्शन एफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन आपने पढ़ा कॉमन एलिमेंट, हेड 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 इसमें भी है, हेड 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 इसमें भी है, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है बच्चों, जब कॉमन नहीं है तो केवल यही जो इवेंट होगा एच एच एच, यही हमारा इंटरसेक्शन का नंबर होगा। ठीक है, अभी यहां पे हमें तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालो। देखो ई में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। टोटल कितने हैं हमारे? 8। फिर 4/8 बन गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह पी एफ निकालो। एफ में कितने इवेंट है हमारे? 1 और 2। टोटल हम 10th क्लास से फार्मूला पढ़ते हैं, 9th क्लास से फार्मूला पढ़ता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो हमारे फेवरेबल यहां पे 2 है और टोटल कितने? 8 है, तो 2/8। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की, इंटरसेक्शन में हमारे कितने एलिमेंट है? 1, टोटल कितने हैं? 8। ओके बच्चों, अभी मैं पहले ये आंसर देता हूं, पी ई बाई एफ। मैंने फार्मूला लिखा हुआ है पीई इंटरसेक्शन एफ। पीई इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना है? 1/8। पी एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है हमारी? 2/8। 8 से 8 कैंसल आउट हो गया, 1/2। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम पी एफ बाई ई निकालेंगे सेकेंड नंबर। तो ये फार्मूला मैंने यहां पे लिखा हुआ है, पीई इंटरसेक्शन एफ हमारा 1/8 आया, और पीई कितना है हमारा? 4/8। तो ये बना हमारा 1/4, और यही हमारे इसके आंसर होंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हमें यहां पे सेकंड पार्ट दे रखा है। सेकंड पार्ट के लिए देखो, ये तो कॉमन पार्ट बनेगा आपका, लेकिन आपको पेपर में खाली वहां पे केवल एक ही इवेंट बोलेगा, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी बता रहा हूं, करा रहा हूं, तो एनसीईआरटी में 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो इसीलिए वहां पे तीनों हम अलग अलग करेंगे। लेकिन जब पेपर होगा बोर्ड में आपका केवल एक ही केस आएगा, कोई भी केस आ सकता है। ठीक है बच्चों, अभी जैसे सेकंड है, सेकंड में हमें ई इवेंट में बोला एटलीस्ट 2 हेड्स। अब एटलीस्ट का मतलब समझ लेना, देखो जब हमने यहाँ पे सैंपल स्पेस निकाले तो हमारे मैक्सिमम कितने हेड्स बने? मैं यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। नंबर ऑफ हेड्स हमारे 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है और नहीं भी है। जैसे इसमें कितने हेड्स है हमारे? 3 हेड है। इसमें हमारे 2 हेड्स, इसमें भी 2 हेड्स और इसमें भी 2 हेड्स है। इसमें हमारे 3 केस में 1 हेड है और इस केस में कोई भी हेड नहीं है। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अब कम से कम 2 हेड होने चाहिए। कम से कम 2 हेड का मतलब उससे ज्यादा भी तो हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे हमारे? 3 हेड होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको 2 हेड्स वाले और 3 हेड्स वाले नंबर देखने पड़ेंगे। कौन कौन से नंबर ढूंढने पड़ेंगे? 3 और 2 के। एटलीस्ट 2 बोला तो पहले 2 वाले लिखो। 2 वाले ये और ये 3 केस बनेंगे, एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच और एच एच एच, ये 4 केस बन गए। अब इसी तरीके से हमें कहता है वो एट मोस्ट 2 हेड्स। अब एट मोस्ट का मतलब भी समझो। एट मोस्ट में बोलता है, एट मोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक 2 हेड होने चाहिए। अब अधिक से अधिक 2 हेड होने चाहिए, तो 2 हेड भी हो सकते हैं
उसने कोई हमें एग्जैक्ट थोड़ी बोला है। तो 2 हेड भी हो सकते हैं, 1 हेड भी हो सकता है और 0 हेड भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो एट मोस्ट का मतलब होता है कि आप 0 की तरफ को चलो, और एट लीस्ट का मतलब होता है कि आप ज्यादा की तरफ चलो। ठीक है, अब एट मोस्ट में देखो 2 से अगर हम कम की तरफ चलेंगे तो ये 3 नंबर बनेंगे ना हमारे, 2, 1 और 0। अगर एट लीस्ट की तरफ चलते तो 2 नंबर बनते, 3 और 2, 3 और 2। तो एट मोस्ट में हमारे ऐसे नंबर बनेंगे, और सॉरी एट लीस्ट में और एट मोस्ट में इस तरह से बनेंगे। तो एट मोस्ट में हमें 2 हेड वाले नंबर लेने हैं, 1 हेड वाला नंबर और 0 हेड वाला नंबर। तो एट केस क्या बनेगा हमारा, यहां से शुरू करके यहां तक के सभी नंबर आ जाएंगे। ये सभी जो नंबर है ये वाले, ये नंबर यहां पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चा, अब कंडीशनल प्रॉपर्टी निकालने के लिए हमें इंटरसेक्शन भी तो चाहिए। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। अब कॉमन एलिमेंट देखो, एच एच टी यहां पे भी है, एच एच टी यहां पे भी है, इसको नहीं चेक करना। इन 7 में से, इन 7 में से हमारा ये और ये कॉमन है, ये और ये हो गया, ये और ये हो गया। तो ये 3 इवेंट हमारे कॉमन होंगे, एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच। ओके बच्चों, अब यहां पे तीनों की प्रॉपर्टी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कितने इवेंट है हमारे ई में, 4, तो 4/8 बनेगा। प्रोबेबिलिटी एफ की क्या बनेगी, 7 इवेंट है, 7/8 बनेगा। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ 3 इवेंट्स है, 3/8 बनेगा। ओके बच्चों, अभी आपको यहां पे पी ई बाई एफ निकालना। अब तो सभी बच्चों से कंडीशनल प्रॉपर्टी निकालनी आ गई होगी। ई बाई एफ क्या निकलेगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ हमारा 3/8 है और पी एफ हमारा 7/8 है। कैलकुलेशन करेंगे, 8 से 8 कैंसल आउट, 3/7, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अभी इसी तरह हमें थर्ड केस भी तो गिवन है क्वेश्चन में, इसे रब कर देता हूं। बोला एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स। अब हम टेल के नंबर लिखेंगे 0, 1, 2, 3। एट मोस्ट का मतलब होता है कम की ओर आना, और एटलीस्ट 1 टेल, 1 टेल का मतलब है दूर जाना, ज्यादा की तरफ जाना। ठीक, अच्छा अब देखो मैं यहां पे आपको इजीली एक और तरीका बताता हूं। ये हमारे ई इवेंट के केस बनेंगे, ये हमारे एफ इवेंट के केस बनेंगे, और इन दोनों में ये नंबर कॉमन है ना, देखो ध्यान से। और ये हमारा क्या बनेगा, ई इंटरसेक्शन एफ बनेगा। ठीक, अभी अगर मैं आपको ई इवेंट बोलने लगूं, ई इवेंट में बोला 0, 1 और 2, इसमें कोई टेल नहीं है, तो ये इवेंट यहां से यहां तक हमारे ई बनेंगे। ओके बच्चों, और दूसरे केस में बोला एट लीस्ट 1 टेल, यहां पे देखो 1 टेल है, यहां पे भी, ये भी, यहां पे 2 होगी। तो जो हमारा एफ केस बनेगा वो यहां से यहां तक बनेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में देखो इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन पार्ट क्या हुआ है, यहां से यहां तक हम लेके चले और ये यहां से यहां तक, ये जो हिस्सा ये वाला, ये सारे एलिमेंट ये यहां से यहां तक तीनों केस में आए, तो ये हमारे ई इंटरसेक्शन एफ बनेंगे। तो ई केस हमारे क्या क्या बने, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ये तो 7 केस बने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बनेगी हमारी, 7/8। प्रोबेबिलिटी एफ, एफ में काउंट करो, एफ में भी 7 इवेंट बने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी क्या बनेगी, 7/8। इंटरसेक्शन में आपका 1, 2, 3, 4, 5 इवेंट आए। ठीक है बच्चों, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बनेगी 5/8। आपसे अब कुछ भी कैलकुलेशन करवाए तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये आगे पार्ट आप खुद अपने आप ट्राई करोगे। ठीक है बच्चों,
अब बच्चों हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। 2 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, वेयर हमें 2 इवेंट मेंशन किए हुए हैं। ई सच दैट टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, और एफ हमारा इवेंट है हेड अपीयर्स ऑन 1 कॉइन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस लिखने आने चाहिए। ठीक है, और सबसे पहला टारगेट भी हमारा सैंपल स्पेस लिखना होगा। अभी क्वेश्चन में बोला 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, तो हमारे सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? सॉल्यूशन नंबर 7, सबसे पहले एस, हमने 2 सिक्के एक बार उछाले। 2 सिक्के उछालने का मतलब है कि 4 केस बनेंगे, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। सभी को पता है बच्चों? तो हमारे जो एन एस है वो हमारे कितने बने? 4, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4। अब यहाँ पे हमें 2 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहले हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में इसने बोला टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एक सिक्के पर टेल आनी चाहिए। अभी देखो हमारे पास में यहाँ पे 2 सिक्के हैं, ये भी 2 के इवेंट है, ये भी और ये भी। इसने बोला कि एक पर टेल आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक सिक्के पे टेल है और यहाँ पे भी एक सिक्के पे टेल है। तो जो हमारा ई इवेंट बनेगा वो बनेगा एच टी और टी एच। ओके बच्चों, एफ में बोला हेड अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एक सिक्के पे हेड आना चाहिए। देखो यहाँ पे एक सिक्के पे हेड है और यहाँ पे भी एक सिक्के पे हेड है। तो एफ इवेंट हमारा बनेगा एच टी और टी एच। कंडीशनल के लिए हमें इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ता है, ई इंटरसेक्शन एफ। देखो ई और एफ के दोनों इवेंट एक जैसे हैं, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो दोनों एक जैसे, ये भी बनेंगे ऐसे। ठीक है बच्चों, अब आपको कैलकुलेट, चाहे आपको पी ई बाई एफ करना पड़े, चाहे आपको पी एफ बाई ई करना पड़े, कैलकुलेशन दोनों के लिए एक जैसी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में कितने इवेंट बने आपके? 2, टोटल कितने थे? 4, 2/4। आप कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन मैं कैंसिल नहीं कर रहा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इजी प्रोसेस हो जाता है बगैर कैंसिल किए हुए नंबर। ठीक है, कैसे वो अभी मैं बताऊंगा। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट निकालो 2/4, और प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की निकालो, पीई इंटरसेक्शन एफ भी 2/4 बनेगा। अभी पीई बाई एफ निकालेंगे तो फार्मूला हमारा बनेगा पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, 2/4 डिवाइड बाई 2/4, एक जैसे नंबर है तो 1 बनेगा। इसी तरीके से ये पहला केस हो गया। अभी सेकेंड पार्ट में क्या बोला? नो टेल अपीयर। जो हमें ई केस गिवन है वो क्या गिवन है हमें? नो टेल अपीयर्स। तो ई हमारा क्या बनेगा? कोई भी टेल नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो देखो इस केस में हमारी कोई भी टेल नहीं है, इसमें एक टेल है, इसमें भी एक टेल है और इसमें 2 टेल्स है। ओके बच्चों, तो हमारा यहाँ पे जो इवेंट बोला वो क्या बोला? नो टेल अपीयर्स, मतलब उस इवेंट में कोई भी टेल नहीं होनी चाहिए। तो केवल ऐसा तो एक ही केस बनेगा हमारा, एच एच। ओके बच्चों, आगे फिर बोला नो हेड अपीयर्स। अगले केस में इवेंट में क्या बोला? कोई भी हेड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा केस कौन सा बनेगा? अभी चेक करो जरा, इसमें ये केस हमारा ऐसा है, इसमें कोई भी हेड नहीं है, तो कौन सा केस बनेगा? टी टी। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। अभी ध्यान से देखो, यहां पे एच एच है और यहां पे टी टी है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा 5 बनेगा। एम्प्टी सेट, कोई भी जब एलिमेंट नहीं होगा तो वो एम्प्टी सेट बनेगा। अभी मुझे ई इंटरसेक्शन एफ निकालना या एफ इंटरसेक्शन ई निकालना है, तो उसके लिए मुझे तीनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ई निकालना चाहता हूं तो 1/4 बनेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बनेगी हमारी 1/4,
और प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो बनेगी 0। जब हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, एम्प्टी सेट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या बनेगी? 0 बनेगी। ठीक है बच्चों, अब आपको पी ई बाई एफ निकालना है। तो यहां पे अभी मैंने फार्मूला लिखा, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो 0 अपॉन पी एफ। पी एफ का कुछ भी नंबर हो, जब न्यूमरेटर हमें 0 दे दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 निकलेगी, और ये प्रोबेबिलिटी भी अगर निकालेंगे तो ये भी 0 निकलेगी। ठीक है बच्चों, ये पार्ट समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाई 3 बार थ्रो की जाती है। ठीक है बच्चों, और हमें यहाँ पे 2 इवेंट भी दे दिए, और हमें कंडीशनल प्रॉपर्टी बनानी है। सबसे पहला भी मैंने जैसा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में बताया, सॉल्यूशन एड करेंगे। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखोगे, सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके बच्चों, तब सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, तो यहां पे एक डाई को 3 बार टॉस किया गया, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे 6 × 6 3 टाइम्स है, तो 216 बनेंगे। 216 सैंपल इवेंट लिखेंगे तो हमारे पास तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमें बहुत टाइम चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। खाली रफली लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे आप शो कर दोगे। एस इक्वल 1 1 1 1 1 2, इसी तरीके से 1 6 4, इसी तरीके से लास्ट में 6 वाली लाइन आएगी, 6 1 1, तो लास्ट का इवेंट बनेगा 6 6 6। ओके बच्चों, अब यहाँ पे अगर आप 216 लिखते हैं इस टाइप से इवेंट तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए आप रफली ऐसे शो कर लेना। तो हमारे जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है अभी मैंने आपको बताया 216 बनेंगे। अभी यहां पे मुझे केस गिवन है 4 एफपीएस ऑन द थर्ड टॉस। देखो, ये पहला टॉस, ये दूसरा टॉस, और ये थर्ड टॉस। 4 एफपीएस ऑन द थर्ड टॉस, तो इस वाले नंबर पे 4 आना चाहिए, बाकी पहले 2 पे क्या आया कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो अब ये हमारे इवेंट कौन कौन से बनेंगे? 1 1 4, 1 2 4, 1 6 4, 2 1 4, ऐसे 2 6 4, ऐसे कहां तक जाएंगे? 6 6 4 तक। ठीक है बच्चों, अभी ध्यान से देखो, यहां पे 1 1 4, 1 2 4, 1 6 4 तक गए, तो इस तरह से 6 केस हो गए हमारे। इसी तरह से 6 केस यहां पे आएंगे, इसी तरह 3 के 6 केस बनेंगे, इसी तरह 4 के 6 केस बनेंगे, 5 के और 6 के। तो जो टोटल केस है हमारे एनई जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? टोटल 36। ठीक है बच्चों, अब दूसरे केस में बोला 6 and 5 एफपीएस ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। पहले 2 टॉस के हमें नंबर दे रखे, पहले पे 6 आना चाहिए और दूसरे पे 5 आना चाहिए। जैसे पहले पे 6 आया, दूसरे पे 5 आया, ये तो कंपलसरी है। जो नंबर चेंज होगा वो थर्ड का होगा। थर्ड पे हमारा 1 आएगा, पॉसिबिलिटी है 6 5 2 भी हो सकता है, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5 और 6 5 6। ध्यान से देखो, 6 एंड फर्स्ट एफपीएस ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। पहले टॉस पे 6 और दूसरे में 5, तो इस पूरी लाइन में आ गए सभी नंबर। तो हमारे यहाँ पे इवेंट बनेंगे, वो बनेंगे टोटल 6। कंडीशनल के लिए हमें इंटरसेक्शन भी तो चाहिए, इंटरसेक्शन। अब इस केस में हमारे जो इवेंट बने थे वो ऐसे थे जिसके लास्ट मतलब थर्ड टॉस पे 4 था। इसमें देखो कौन से नंबर पे थर्ड पे 4 आ रहा, ये वाला इवेंट 4 आ रहा है ना, तो इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो केवल क्या आएगा? 6 5 4। ओके बच्चों, अब यहां पे ये इवेंट हमारा कितने बने? इंटरसेक्शन एफ के इवेंट 1 बना। ओके 1।
तो तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ई की निकालोगे 36/216। प्रोबेबिलिटी एफ की निकालोगे, एफ के इवेंट कितना है 6/216। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ हमारा 1 आया, 1/216। अब आपको पी ई बाई एफ निकलवाए या पी एफ बाई ई निकलवाए, आप दोनों कैलकुलेशन कर सकते हो। पी ई बाई एफ क्या बनेगा हमारा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, और पी एफ बाई ई क्या बनेगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीई। वैल्यू पुट अप करो। अगर मैं यहां पे 216 को 36 से डिवाइड कर देता तो यहां पे कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी बन जाती, तो इसीलिए यहां पे नंबर को कैंसल आउट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ये आया हमारा 1/216 डिवाइड बाई 6/216। 216 से 216 कैंसल आउट होगा, 1/6 आंसर आ गया। इसी तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 1/216 अपॉन 36/216, तो 1/36, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी समझ में आ गया। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 करेंगे। 9 में बोला है इसने फादर, एक फादर, मदर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। एक मम्मी पापा और उनका बेटा एक फैमिली पिक्चर के लिए एक लाइन में बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले वो बैठेंगे कैसे, रैंडमली बैठेंगे, तो उनके सैंपल स्पेस बनाने पड़ेंगे हमें। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का कंडीशनल के लिए मैंने आपको शुरू में बताया, सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, सैंपल स्पेस व्हेन मदर को शॉर्ट फॉर्म में एम से रिप्रेजेंट कर दो, फादर एफ से रिप्रेजेंट कर दो, एंड सन एस। ओके, लाइन अप फॉर ए फैमिली पिक्चर, फॉर ए फैमिली पिक्चर। तो एस हमारा क्या बनेगा, देखो प्रैक्टिकली सोचते हैं। पहले मदर बैठ गई, उसके बाद फादर और उसके बाद सन, तो क्या बना, मदर फादर सन। सैंपल स्पेस लिखने का एक आसान तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। मदर को यहीं पे रहने दो, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, तो मदर सन फादर बैठ सकते हैं। ओके बच्चों, ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले फादर बैठ जाए, बाद में मदर बैठे, उसके बाद सन बैठे, इन दोनों की पोजीशन फिर चेंज कर दो, तो फादर सन मदर। बट ये जरूरी थोड़ी है कि मदर फादर ही पहले बैठे, ऐसा भी तो हो सकता है कि सन पहले बैठ जाए, तो सन मदर फादर, इसी तरह सन फादर मदर। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेंगे वो 6 बनेंगे। ओके बच्चों, फिर इसने बोला कि सन ऑन वन एंड बेटा एक तरफ होना चाहिए और फादर इन मिडिल। मैं यहां पे क्वेश्चन नहीं लिखा, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालनी है आपको। ठीक है बच्चों, अभी ये केस बन गया हमारे। ई इवेंट इसने क्या बोला हमें क्वेश्चन में, सन ऑन वन एंड, जो बेटा है वो एक किनारे पे होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, बेटा यहां पे एक किनारे पे बैठा हुआ है, मदर फादर सन, फादर मदर सन यहां पे भी एक किनारे पे, और जब बेटा शुरू में बैठेगा तो वो भी 2 केस बनेंगे हमारे। तो टोटल कितने केस बने हमारे, 4। वो चारों लिख दो यहां पे, एम एफ एस, एफ एम एस, एस एम एफ और एस एफ एम। ठीक है, अब इसके बाद एफ केस भी दिया हुआ हमें, फादर इन मिडिल, मम्मी और बेटा कहीं पे भी बैठे,
लेकिन जो फादर है वो बीच में आना चाहिए। अभी सैंपल स्पेस में ध्यान से देखो, मदर फादर सन, जो फादर है वो बीच में बैठा है। इसी तरीके से सन फादर मदर, तो कितने केस बने, एम एफ एस और एस एफ एम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आपको इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा, पीई इंटरसेक्शन एफ। ये दोनों ही कॉमन है, मदर फादर सन, मदर फादर सन, सन फादर मदर, सन फादर मदर। तो ये दोनों जो केस हैं हमारे कॉमन हो गए, सन फादर मदर। ओके बच्चों, अब हमारे पास ई इवेंट भी पता चल गया, एफ भी पता चल गया और ई इंटरसेक्शन एफ भी पता चल गया। हम तीनों की प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। ई में कितने केस बने हमारे, 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बनेगी हमारी, 4 बाई टोटल। टोटल कितने थे हमारे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6। प्रोबेबिलिटी एफ, एफ की प्रोबेबिलिटी, एफ में 2 केस बने हमारे, 2 बाई 6, और प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो भी क्या बनेगा, 2 बाई 6। अब आपसे चाहे पी ई बाई एफ पूछे, चाहे पी एफ बाई ई पूछे, ठीक है, हम दोनों की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, पी ई बाई एफ इजिकल टू होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पीई इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया, 2 बाई 6 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ की प्रोबेबिलिटी हमारी 2 बाई 6, कैंसल आउट करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर ये ऐसे भी तो बोल सकता है कि एफ बाई ई निकालो, एफ बाई ई का मतलब पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीई होगा। अब यहां पे वैल्यू पुट अप करो, 2 अपॉन 6, और ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हमारी, 4 बाई 6। 6 से 6 कैंसल आउट हो गया, 2 से 4 कैंसल आउट हो गया, तो कितना बना हमारा, 1 बाई 2। तो हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनी, ई की प्रोबेबिलिटी किसके बेस पे, एफ के बेस पे 1 बनी, और प्रोबेबिलिटी एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसकी कंडीशन पे, ई की कंडीशन पे 1 बाई 2 बनी। ठीक है बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। कभी भी बेटा आप क्वेश्चन करो तो सबसे पहले हमेशा सैंपल स्पेस पे ध्यान देना। सैंपल स्पेस आपको लिखने आने ही चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ी प्रैक्टिस सबसे पहले सैंपल स्पेस की करनी है आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला कि एक ब्लैक डाई और एक रेड डाइस आर रोल्ड। डाइस तो डाइस ही होती है, चाहे वो ब्लैक हो चाहे रेड हो, उनके नंबर थोड़ी चेंज हो जाते हैं, तो नंबर तो वही रहेंगे। वो आपको चाहे ब्लैक दे, रेड दे, व्हाइट दे, ब्लू दे, कैसी भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन आगे जो केस दे रखा होगा उसमें कहीं ना कहीं अगर हमें मेंशन कर देता कि पहली ब्लैक डाई थी, दूसरी रेड थी, या रेड पहली व्हाइट थी, क्या थी, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब 2 डाई अगर आइडेंटिकल होती तो शायद क्वेश्चन ये ना बन पाता, इसीलिए उससे नाम अलग अलग लिखने पड़े। लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है, वो रेड है, ब्लैक है, उसके सैंपल इस पे 6 ही बनेंगे। ठीक है, 6 ही होंगे। अभी जैसे बोला एक डाई ब्लैक डाई और एक रेड डाइस आर रोल्ड, तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। हमें प्रोबेबिलिटी अब यहां पे मेंशन किया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है यदि हमारा सम जो है उन दोनों डाइस का ग्रेटर देन 9 हो। उनका सम कितना होना चाहिए, 9 से ज्यादा। और किसके कंडीशन गिवन है हमें, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, और हमें यह दिया हुआ है कि ब्लैक डाई का जो नंबर है वो 5 ही होना चाहिए। तो कंडीशन दे दी उसने, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है कि सम 9 हो, लेकिन ये कंडीशन हमें गिवन दे दी कि जो हमारी रेड डाई है, सॉरी ब्लैक डाई है, उस पे 5 आना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन के बेस पे हमें इसकी प्रॉपर्टी निकालनी है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले वही प्रोसेस, सैंपल स्पेस लिखेंगे, सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब 2 डाई टॉस की गई हैं, तो 2 डाई में कितने केस बनेंगे टोटल, 36। मैं कुछ मेंशन कर देता हूं, 1 1 1 2, ऐसे 1 6 तक, ऐसी 2 वाली लाइन 2 1 2 2, कहां तक 2 6 तक,
ऐसे बढ़ते बढ़ते 6 की लाइन भी आएगी, 6 1 6 2 और कहां तक 6 6 तक। हर एक नंबर के 6 जब दो डाई वो की जाती है, टॉस की जाती है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे 36 बनते हैं। ठीक है बच्चों, अभी ये तो कंडीशन दे दी। अब हमें यहां पे दो पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट। अभी यहां पे देखो, जैसे यहां पे हमें सिंबल लिखे हुए थे ई सच दैट, एफ सच दैट, इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो सबसे पहले हमें ये इवेंट एक सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। कैसे? पहले लेट करो ई सच दैट, पहला इवेंट ढूंढो कहां है, ए सम ग्रेटर देन 9। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए सम ग्रेटर देन 9, एफ सच दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। तो एफ क्या बनेगा हमारा, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, द नंबर ऑन ब्लैक डाई इज 5। लैंग्वेज में दिक्कत आती है तो पूरी की पूरी लाइन यहां से उतार दो, द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। ओके बच्चों, अब ये केस हम लिखेंगे कैसे, ई इज इक्वल टू, देखो अगर मैं यहां पे सम बोला, मैं ये पूरी कैलकुलेशन भूल जाता हूं, खाली मैं सम पे ध्यान देता हूं, आप भी सम पे समझना। अभी यहां पे मैं इनका सम करूंगा तो 1 + 1 2 हुआ, 1 + 2 3, इसी तरीके से यहाँ 4 5 6, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम सम जो है हमारा वो 12 होगा। ठीक है, अब इसने बोला द सम ग्रेटर देन, देखो कहां से शुरू हुआ, 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसने बोला सम ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9 तो ये होंगे, तो ये नंबर भूल जाओ। तो हमें वे इवेंट लेने हैं जिनका सम हमारा 10 11 और 12 होगा। अब इन टोटल 36 नंबर में से 10 किसका सम होगा, 1 वाली लाइन 1 1 1 2 1 6 तक कोई सम 9 से ज्यादा नहीं होगा। 2 वाली लाइन में 2 6 होता है मैक्सिमम, 2 + 6 8 होता है, उसमें भी नहीं आएगा। 3 6 नहीं आएगा। 4 वाली लाइन से शुरू होगा, कौन सा नंबर आएगा पहला, 4 6। फिर 5 वाली लाइन में 5 5 और 5 6, 6 वाली लाइन में 6 4 6 5 और 6 6। इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं होगा, ऐसा पेयर नहीं होगा जिनका सम ज्यादा होगा या 9 से कम होगा। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह एफ लेके चलो। देखो हमें क्या बोला कि जो ब्लैक डाई है उसका रिजल्ट 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जब हमने 2 डाई थ्रो करी तो उसमें हमने पहली कौन सी डाई ब्लैक थी, हमारी पहले वाली थी ना ब्लैक डाई थ्रो। तो जब पहली डाई का नंबर 5 होगा, हमें केवल वो नंबर लेना है। तो पहले इवेंट में मतलब 5 कब आएगा, जब 5 1 5 2 5 3 वाली लाइन आएगी पूरी, 5 4 5 5 और 5 6 होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में कंडीशनल के लिए आपको इंटरसेक्शन भी तो निकालना पड़ता है। तो ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, देखो 4 6 नहीं है, 5 वाली लाइन से शुरू हुआ, 5 5 4 6 भी नहीं है, 5 5 है, ये और ये, इसी तरह 5 6 और कोई नहीं है। तो कितने कॉमन एलिमेंट होंगे हमारे, 2, 5 5 एंड 5 6। ओके बच्चों, अब हमारे पास देखो तीनों इवेंट हो गए, ई एफ और इंटरसेक्शन। अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमें ई बाई एफ निकालना या एफ बाई ई निकालना। इसके लिए आसान सा प्रोसेस बता रहा हूं, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जिस इवेंट को आपने प्रोबेबिलिटी वाले इवेंट माना है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन, ये है ना, तो ये जो केस है ये हमारा ऊपर रहेगा, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इसके बेस पे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां पे पी ई बाई एफ। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, पी ई बाई एफ। और मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है बी, एक जिसके साथ प्रोबेबिलिटी लिखा होगा
वो केस हमारा ऊपर रहेगा और गिवन वाला इवेंट अपॉन में रहेगा। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करेंगे। पीई बाई एफ, कितना फार्मूला, क्या फार्मूला है इसका, पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन, मतलब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए और इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ में हमारे दो केस आए, देखो 1 और 1 2, टोटल कितने केस है 36, तो इसको रफली निकाल ले। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ हमारी बनी 2/216, प्रोबेबिलिटी एफ क्या बनेगी हमारी, प्रोबेबिलिटी एफ में टोटल हमारे 6 केस बने, 1 2 3 4 5 6, तो ये बनेगी 6/216। ई की प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें केवल इन दो प्रोबेबिलिटी से काम चल जाएगा। तो इक्वल क्या बना यहाँ पे 2/216 डिवाइड बाई 6/216, 216 से 216 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/3 ये इसका पहले पार्ट का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। अब इसमें सम कितना बोला हुआ है 8, तो इस केस को ए से या ई से किसी भी एक लेटर से मेंशन कर देंगे, और आगे बोला कि जो रेड डाइस है रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, रेड डाई मतलब जो बाद वाला नंबर है वो आपका 4 से कम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको मेंशन कर लो, लेट ए सच दैट सम ऑफ नंबर्स इज 8, बी सच दैट द नंबर ऑफ रेड डाई, द नंबर ऑफ रेड डाइस लेस देन 4 होना चाहिए, लेस देन 4। ओके बच्चों, अभी ए इवेंट हमारा बनेगा सम ऑफ नंबर्स इज 8, जैसे 1 वाली लाइन है 1 1 1 2 1 3 1 6 तक है, किसी भी नंबर का सम 8 तो नहीं बनता, तो सबसे पहला इवेंट हमारा बनेगा 2,6, फिर 3 वाली लाइन में 3,5 4,4 5,3 6,2। ओके बच्चों, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका सम 8 होगा। ठीक है, इसी तरीके से बी केस हमारा बनेगा द नंबर ऑफ रेड डाइस लेस देन 4, रेड डाई का नंबर ये है जो बाद वाला नंबर है। अब हमें वे नंबर लेने हैं जिनका जो कि 4 से कम होंगे, कैसे, क्या नंबर बनेगा हमारा 1 1, देखो बाद का नंबर 1 है 4 से कम है, 1,2 1,3, मैं 1,4 नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि इसने नंबर जो बोला है वो लेस देन 4 बोला है, तो 1 वाला नंबर अब खत्म हो गया। अब इसी तरह से क्या आएगा 2 1 2 2 2 3, 3 वाली लाइन में 3 1 3 2 3 3, ऐसे 4 वाली लाइन में 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3, 6 वाली लाइन में 6 1 6 2 6 3। ओके बच्चों, कंडीशनल के लिए आपको इंटरसेक्शन भी तो निकालना पड़ता है। अब इंटरसेक्शन देखो, इसमें और इसमें कोई भी इंटरसेक्शन है, दो नंबर है 5 3 और 6 2, 5 3 और 6 2। ठीक है बच्चों, तो इंटरसेक्शन हमारा बना 5 3 एंड 6 2। ठीक है, अब हमारे पास ए केस भी पता चल गया, बी केस भी पता चल गया, उनका इंटरसेक्शन भी पता चल गया। अभी मैंने इस केस को क्या माना ए, जिसके साथ प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, और गिवन वाले केस हमने माना बी, तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालना पड़ेगा, पी ए बाई बी। ए बाई बी का फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए और पी बी चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप अपने आप लिख लेना, 2/36 आएगी। देखो ए इंटरसेक्शन बी के कितने इवेंट है 1 और 2, टोटल कितने केस में से 36 में से। पीबी बी में हमारे कितने केस हैं
टोटल काउंट करोगे तो 18 केस आएंगे, और टोटल कितने में से 36 में से 36 कैंसल आउट हो गया, और 2 से 18 कैंसल आउट हो गया, तो 1/9 होगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं आपको समझ में आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, ए डाई इज रोल्ड 1, ये 1 है, एक डाई रोल की जाती है, तो उसके हमें कुछ इवेंट्स ऑलरेडी दे रखे हैं। कंसीडर ई इवेंट हमारा ऐसा है कि उसमें 1 3 5 आया, एफ इवेंट में 2 3 आया, जी इवेंट में 2 3 4 5 आया। तो हमें ये कुछ कैलकुलेशंस दे रखी हैं, ये हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे एक डाई के, तो 1 2 3 4 5 और 6 आएंगे। ठीक है, तो हमारे जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बने वो 6 बने। ओके बच्चों, अभी हमें देखो ई इवेंट है, एफ इवेंट है और जी इवेंट है। यहां पे हमें 3 पार्ट दे रखे हैं। पहले में जैसे पी ई बाई एफ और पी एफ बाई ई गिवन है, तो पार्ट के अकॉर्डिंग ही हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले मैं रफली फार्मूला लिखता हूं, पी ई बाई एफ, ई बाई एफ का फार्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इसी तरह पी एफ बाई ई का फार्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीई। ओके बच्चों, अभी देखो ध्यान से, हमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी एफ की और पीई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे। हमें यहाँ पे देखो ई इवेंट गिवन है, तो ई इवेंट में हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे वो 3 बनेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, सेट एफ क्या बनेंगे हमारे 2 बनेंगे। अभी यहां पे मेरे पास इंटरसेक्शन तो नहीं दिया क्वेश्चन में, तो अगर आप यहां पे ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 आएगा। तो इसका इसमें एलिमेंट कितने बने, 1 बना। ओके बच्चों, अब यहां पे तो तीनों की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो अभी तो हमने नंबर काउंट किए खाली, अब हम तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बनेगी हमारी, 3 इवेंट है, टोटल कितने इवेंट है हमारे 6, 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या बनेगी, 2/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल बनेगी 1/6। अभी पी मैंने फार्मूले लिखे हुए यहां पे, पी ई इंटरसेक्शन एफ हमारा आया 1/6, और पी एफ कितना है हमारा 2/6। 6 से 6 कैंसल आउट हो गया, 1/2। तो हमारा पी ई बाई एफ क्या बना, 1/2। पी एफ बाई ई, पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/6 बनी, और 3/6 पीई की प्रोबेबिलिटी, 6 से 6 कैंसल आउट हो गया, 1/3, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अभी इसी तरह सेकंड पार्ट आप खुद अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे हमें क्या दिया हुआ है, पहली कैलकुलेशन है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन में जी। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है थोड़ा समझना हो। अभी मैंने आपको जैसे फार्मूला बताया था, पी ए बाई बी का फार्मूला पी ए यूनियन बी अपॉन पी बी है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है कि न्यूमरेटर जो हमारा है और जो हमारा डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम, सॉरी यहां पे इंटरसेक्शन आएगा, का इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो न्यूमरेटर, अब यहां पे न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, ई यूनियन एफ। तो पहले तो हमें ई यूनियन एफ चाहिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अब यहां पे ई यूनियन एफ निकालो। ई यूनियन एफ का मतलब है ई और एफ जो हमारे इवेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स को इकट्ठा करना। ठीक है, तो ई यूनियन एफ,
ई हमारा 1 3 5 और यहाँ पे 2 और 3 है। तो अगर मैं इनको यूनियन में लिखूंगा, इकट्ठा करूंगा, तो क्या बनेगा 1 2 3 5। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। ये हमारा ई यूनियन एफ है और जी हमारा 2 3 4 5 है। तो 1 2 3 5 और 2 3 4 5 में कॉमन एलिमेंट क्या है 2 3 और 5। ठीक है बच्चों, अभी जब मैं इसका फार्मूला अगर बनाना चाहूं किसका पी ई यूनियन एफ अपॉन जी का, तो ये हमारा फार्मूला बनेगा पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। ठीक है बच्चों, अभी मैंने यहां पे ऊपर वाली कैलकुलेशन की वैल्यू निकाल ली, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी, यहां पे 3 एलिमेंट्स है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे 6 है, तो 3/6। सोल्व करना चाहो कर सकते हो, ऐसे छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 अपॉन में हमारे पास पीजी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें। जी इवेंट हमारा इसमें 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये हमारा 2/3 आएगा। ठीक है बच्चों, अब फार्मूले में वैल्यू पुटअप करो। इसकी वैल्यू क्या निकाली है हमने 1/2 डिवाइड बाई 2/3। जब 4 नंबर होते हैं तो पहले की लास्ट से इंटू कर देते हैं, 1 की 3 में इंटू तो 3 और 2 की 2 में तो 4। तो आंसर क्या आएगा 3/4। अभी इसने एक पार्ट हमसे और पूछा है ई इंटरसेक्शन एफ। ये पार्ट सभी को समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसका दूसरा पार्ट करता हूं, इसको रब कर देते हैं। अभी यहां पे बोला है इसने ई इंटरसेक्शन एफ, तो सबसे पहले आप ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। ई और एफ का कॉमन एलिमेंट 3 आएगा। अभी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी निकालो। क्यों? फार्मूले के अकॉर्डिंग आप रफली फार्मूला लिख लो, ई यूनियन एफ अपॉन जी निकालना आपको। तो प्रोबेबिलिटी अभी मैंने बताया न्यूमरेटर इंटरसेक्शन डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर हमारा क्या है ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। ओके बच्चों, और अपॉन में जो भी डिनोमिनेटर होता है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, तो पीजी। ओके, अभी हमें इसके लिए हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो ध्यान से, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी है। अब ई इंटरसेक्शन एफ हमारा 3 है और ये जी है। जी में और इसमें कॉमन क्या है हमारे पास में केवल 3 है। ओके, तो अब यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी। ये केवल एक ही तो एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है और आउट ऑफ कितने में से 6 में से। ठीक है बच्चों, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अभी हमने पहले पार्ट में भी प्रूव करी थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी में हमारे 4 इवेंट है और टोटल कितने इवेंट है 6, तो 4/6 भी आप लिख सकते हो इसको। तो यहाँ पे हमारा नंबर बनेगा 1/6 अपॉन 4/6। 6 से 6 कैंसल आउट हो गया, तो 1/4 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो, ताकि क्वेश्चन में कोई समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अभी जैसे ये क्वेश्चन बोला है, एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इक्वली लाइकली। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये इक्वली लाइकली होता क्या है। इक्वली लाइकली का मतलब होता है 50-50 चांस। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला, एक सिक्के पे हमें पता थोड़ी होता है कि वो हेड आएगा या टेल आएगा, नहीं पता होता। हाँ, अगर वो 2 हेडेड कॉइन है तो हमें कंफर्म है कि हेड ही आएगा। लेकिन जब हमें पता है कि एक सिक्का हमारा है, फेयर कॉइन है, तो उसमें अगर हम सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। तो हेड और टेल आने को ही हम इक्वली लाइकली बोलते हैं। ठीक है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, किसी को पता थोड़ी होता है कि बेटा होगा या बेटी होगी, तो उसको भी हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। ओके बच्चों, तो इक्वली लाइकली का मतलब समझ में आ गया 50-50।
कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे बोला है इसने ईच बोर्न चाइल्ड इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और ए गर्ल, ठीक है बच्चों। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक परिवार है जिसमें 2 बच्चे हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो बाद की बात है, पहले तो सैंपल स्पेस बनाने पड़ेंगे। तो यहां पे पहले सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, सैंपल स्पेस देखो, हो सकता है कि दोनों बच्चे बॉय बॉय हो, ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा बच्चा बॉय हो, छोटा बच्चा गर्ल हो, ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा बच्चा गर्ल हो और छोटा बच्चा बॉय हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बच्चे गर्ल गर्ल हो। इस कंपोजिशन के अलावा कोई कंपोजिशन तो बनेगा नहीं। तो हमारे जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बने वो कितने बने, 4, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोलता है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ आर गर्ल्स। प्रोबेबिलिटी दैट, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कौन सा इवेंट एज्यूम करेंगे कौन सा नहीं करेंगे। इसने बोला बोथ आर गर्ल्स, ओके, ये कॉमन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तो आगे जाके हुआ ना। तो यहां पे सबसे पहले लेट करेंगे ए सच दैट बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स, समझ में आ गया। अब इसके बाद में एक केस हमारा बनेगा क्या, देखो ध्यान से, गर्ल गर्ल तो केवल एक ही केस बना, तो एक गर्ल गर्ल एक केस बना, ओके। तो एक ही प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी हमारी, 1/4, ठीक है बच्चों। अभी फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। फर्स्ट पार्ट में इसने बोला द यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट इसे पहले बी से मेंशन कर लो, लेट बी सच दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल। यंगेस्ट बोले तो छोटा बच्चा, ओके, छोटा बच्चा क्या होना चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए। अब ये बी पहले लिखा तो ये बड़ा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है। अभी ध्यान दो, यंगेस्ट का मतलब बाद वाला, तो बॉय गर्ल ये कंपोजिशन आएगा, और गर्ल गर्ल तो हमारे 2 केस बनेंगे, कौन से बनेंगे, बीजी और जीजी, ओके बच्चों। अब देखो ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में देखो जी जी आया, ठीक है, जी जी आ गया तो हम इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे और बी की भी। हमारे बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो पी बी की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी हमारी, 2/4, ओके बच्चों। और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/4। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन क्या करनी है, इसको मैंने ए एज्यूम किया था और इसको मैंने बी, यहां पे गिवन है तो मैंने आपको बताया गिवन के बाद का जो स्टेटमेंट होता है वो हमेशा अपोन में आएगा, और जिसके साथ प्रॉपर्टी लिखा होगा वो ऊपर आएगा, न्यूमरेटर बनेगा। तो पी ए बाई बी निकालना पड़ेगा हमें। पी ए बाई बी का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना आया, 1/4 डिवाइड बाई 2/4, 4 से 4 कैंसल आउट हो गया तो 1/2। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा कितना आया, 1/2। समझ में आ गया बच्चों। अब सेकंड पार्ट, अब क्वेश्चन तो एक ही है तो हम यहां पे जो सेकंड पार्ट है उसको सी एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। अब इसको लेट कर लो सी सच दैट। अब स्टेटमेंट क्या है हमारा, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, कम से कम एक बच्चा लड़की है, तो दोनों भी तो हो सकते हैं। अभी ध्यान दो, इस केस में तो कोई भी गर्ल नहीं है, उसने तो बोला कि एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, तो ये केस तो आएगा नहीं हमारा। अब इस केस में 1 गर्ल है, इसमें भी 1 गर्ल है, एक कम से कम एक बोला तो 2 भी तो हो सकती हैं,
तो ये भी केस आएगा। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से केस बने यहां पे, बीजी, जीबी और जीजी। ठीक है बच्चों, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आपको इंटरसेक्शन भी तो निकालना पड़ेगा। तो अब यहां पे ए इंटरसेक्शन सी निकालो, दोनों केस में जीजी आया। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1 2 3 3 इवेंट्स है टोटल 4 में से, तो 3/4 बन गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बनेगी 1/4। हमें कैलकुलेशन में अब देखो क्या करना है, पी, ये इवेंट तो ए तो हमारा ऊपर रहेगा, इसको हमने सी माना, तो पी ए बाई सी निकालना हमें। तो इसका फार्मूला बनेगा पी ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी। पी इंटरसेक्शन सी अभी हमने निकाला 1/4 डिवाइड बाई 3/4, 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, 1/3। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 अच्छी तरह समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 13, एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक इंस्ट्रक्टर के पास एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं अलग अलग टाइप के, जैसे 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। अब इन सभी क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, उस क्वेश्चन बैंक में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, इसको मेंशन करते हैं कि इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। ओके बच्चों, गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये हमारा पहला इवेंट हो गया। और ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये हमारा दूसरा इवेंट हो गया। ये पहला इवेंट था और ये दूसरा इवेंट है। ओके बच्चों, अब हमें समझना है कि इसमें हमें कौन सी प्रॉपर्टी निकालनी है। सबसे पहले सैंपल स्पेस में से हमें 2 इवेंट दे दिए। जब 2 इवेंट दे दिए, अब ध्यान से देखो, इस इवेंट के साथ प्रोबेबिलिटी वर्ड मेंशन है और इस इवेंट के साथ गिवन है। तो अगर हम इसे ए मानते हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पी ऑफ ए, इसको मैंने ए मान लिया और इसको बी मान लिया, गिवन बी। ए की प्रोबेबिलिटी है और हमें गिवन क्या है, बी है, तो मस्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही बनेगी। ठीक है बच्चों, तो ये कंफर्म हो गया, क्वेश्चन में समझ में आ गया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनेगी। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि इवेंट को ए मानो और एक को बी मानो। मैंने आपको बता भी दिया हेडिंग कौन कौन से नंबर बनेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे वो हम लेट करेंगे ए सच दैट एक इजी क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, और बी इवेंट हम मान के चलेंगे ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अभी इसमें ध्यान दो, एन ए मतलब इजी क्वेश्चन। अभी देखो इस क्वेश्चनों के साथ भी इजी लगा हुआ है और इनके साथ भी इजी लगा हुआ है, तो हमारे टोटल इजी क्वेश्चन कितने हो गए, 300 प्लस 500, 800 क्वेश्चन हो गए। आगे इसने बोला ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अभी देखो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये 400 भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हमने बी से मेंशन किया वो कितने हो गए, 500 प्लस 400, टोटल 900 हो गए। अभी मैंने आपको निशान डाल के दिखाया ना, देखो ये जो इजी है ये ए ऑप्शन था और ये मल्टीपल चॉइस है ये बी ऑप्शन था। तो ये जो 500 नंबर हैं ये इजी में भी आए और मल्टीपल में भी आए, तो इसका मतलब ये दोनों में आए तो हमारे इंटरसेक्शन बनेंगे।
एन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा हमारा 500 होगा। ठीक है बच्चों, अब कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको टोटल नंबर भी तो चाहिए। अब टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे जिनको हम एनएस से रिप्रेजेंट करेंगे। 300 हमारे इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे, प्लस 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे, प्लस 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, प्लस 400 डिफिकल्ट चॉइस क्वेश्चन थे। तो ये टोटल 1400 क्वेश्चंस हो गए हमारे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट 800 अपॉन 1400। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी बनेगी 900 अपॉन 1400। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बनेगी हमारी 500 अपॉन 1400। अभी मैंने आपको समझाया था हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, पी ए बाई बी। तो पी ए बाई बी का फार्मूला हमारा बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। ओके बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा 500 अपॉन 1400। पी बी हमारा आया 900 अपॉन 1400। 1400 से 1400 कैंसिल, 500 में दो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये कैलकुलेशन करने पे क्या बचेगा 5 अपॉन 9। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, गिवन दैट द टू नंबर्स appearing on throwing two dice are different। क्वेश्चन में कहता है कि जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं, दो डाइस को थ्रो करते हैं तो उन पे दो नंबर आएंगे, और दोनों नंबर जो अपीयरिंग हो रहे हैं वो हमारे कैसे नंबर है, डिफरेंट नंबर है। ये केस हमें गिवन है। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि जो सम ऑफ द नंबर्स है दोनों डाइयों का वो 4 होना चाहिए। देखो मैंने आपको पहले ही बताया प्रोबेबिलिटी के साथ जो इवेंट बना होता है आप उसको ए अज्यूम कर लो या ई एफ मान लो। अभी यहाँ पे जो गिवन के बाद नंबर होता है उसको आप दूसरा लेटर मान लो। क्या बोला था, टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। तो जो हमारे दोनों नंबर अपीयरिंग होते हैं वो कैसे नंबर है हमारे, डिफरेंट। इसको एक अलग लेटर से रिप्रेजेंट करना। तो हम अब इसको ए मानेंगे और इस इवेंट को बी मानेंगे। ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन 14 का पहले लेट करो ए सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स इज 4। ओके बच्चों। और बी सच दैट द टू नंबर्स of the dice are different। ओके बच्चों। अब ये केस तो हमारे पास तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास सैंपल स्पेस होंगे। अभी हमने कहीं सैंपल स्पेस तो लिखे नहीं है, तो हमारे जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो 36 बनेंगे। अब 36 लिखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको मैंने पहले बताया। तो द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जब ज्यादा केस बनते हैं तो आप उसको कैसे लिखोगे, S इक्वल 1 1 1 2 1 6 डॉट डॉट 6 6 तक लिख दो, ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे बनेंगे 36। ठीक है। अभी ए इवेंट हमने माना द सम ऑफ द नंबर्स इज 4। अगर मैं इनका सम देखने लगूं तो 1 + 1 2 1 + 2 3 ऐसे 12 तक के सम जाएंगे हमारे। लेकिन इसने तो हमें क्या बोला, द सम ऑफ द नंबर्स इज 4। एग्जैक्टली 4 सम होना चाहिए। तो कौन कौन से इवेंट बनेंगे हमारे, ए 1 वाली लाइन में आओ 1 3 बनेगा, 2 वाली लाइन में 2 2 बनेगा, 3 वाली लाइन में 3 1 बनेगा। ओके बच्चों। और आगे कोई भी ऐसा केस नहीं बनेगा जिसका सम 4 होगा। ठीक। अब इसके बाद में हमारा बी केस बनेगा। बी केस में बोला
द टू नंबर्स ऑफ द डाइस, जो हमने डाइस थ्रो करी, जैसे यहां पे ये नंबर है, ये दोनों नंबर है हमारे, आर डिफरेंट, अलग अलग होने चाहिए। अब देखो अलग अलग कैसे होंगे, जैसे 1 2 है, 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, 1,5 है, 1,6 है। अब कौन से नंबर्स इसमें 1 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सेम नंबर है। 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6 नहीं आना चाहिए, बाकी सभी नंबर आएंगे। तो कितने नंबर बने हमारे, 36 में से, एन बी लिख देते हैं इसको डायरेक्ट, 36 में से हम 6 नंबर माइनस कर देंगे। 6 नंबर कौन कौन से, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। तो हमारे टोटल केस कितने बने इसके, 30 बने। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आपको इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ता है। अभी ध्यान दो, हमारा जो ए इवेंट था 1 3 था, 1 3 तो इसमें भी आया होगा, 1 3 जो है इसमें भी, क्योंकि ये डिफरेंट नंबर है। तो 1,3, 2 2 सेम नंबर है, बट इसमें तो सभी नंबर कैसे हैं, डिफरेंट है, तो 2 2 नहीं आया होगा। इसी तरह हमारा कौन सा नंबर आया होगा, 3 1 आया होगा। ओके बच्चों, तो अब हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी के कितने केस बने, 2 केस बने, ठीक है। और एन ए कितने बने हमारे, 3 केस बने, एन ए 3 केस बने। अगर मैं तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूंगा तो तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, ए इवेंट हमारे 3 हैं, टोटल केस हमारे 36 है, 3/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनेगी हमारी, यहां पे टोटल हमारे कितने केस आए, 30/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारी बनेगी 2/36। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कंडीशनल प्रॉपर्टी निकालनी है, किसकी, अभी मैंने इस केस को ए माना क्योंकि ये प्रॉपर्टी के साथ है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कंडीशनल प्रॉपर्टी के लिए, आपको कैसे देखना है, जिस इवेंट के साथ प्रोबेबिलिटी लिखा होगा वो इवेंट हमारा ऊपर रहेगा, और जिसके साथ गिवन लिखा होगा वो अपॉन में लिखा होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें यहां पे क्या निकालना है, पी ए बाई बी। ओके, पी ए बाई बी का हमारा फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। जब मैं इस नंबर को इससे डिवाइड करूंगा तो ये 1/15 आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब आता है हमारा 15th क्वेश्चन, रब कर देता हूं इसको। 15th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक एक्सपेरिमेंट हम मान के चलते हैं, और वो किस टाइप का मानते हैं, थ्रोइंग ए डाई, एक डाई को थ्रो करने का। तो जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो हमारा जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बच्चों, लेकिन इसने आगे क्वेश्चन में बोला है, अब देखो अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसके सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे वो भी तो सीखने पड़ेंगे। अब इसी में ऐसे ही हमारा एक क्वेश्चन है, ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, यदि उस डाई पे ए मल्टीपल ऑफ 3 आता है, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 और 6 आया, ठीक है। तो थ्रो द डाई अगेन, तो हम डाई को दोबारा, इस केस में डाई को हम दोबारा फेंकते हैं, तो डाई पे हमारे नंबर 1 2 3 4 5 6 आएंगे। फिर आगे कहता है इफ एनी अदर नंबर कम्स, और यदि और कोई नंबर आता है, और कोई नंबर जैसे 1 2 4 और 6 आता है, ठीक है, तो हम टॉस ए कॉइन, हम एक सिक्का उछालते हैं। तो इस केस में जब सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा। ओके, तो अब इसके सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे। ओके बच्चों, सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मैं ये लाइन हटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, अब इन केस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमारे जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो देखो कैसे बनेंगे। 3 के केस में ये नंबर आए हमारे, तो मैंने बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट करो सैंपल स्पेस लिखने के लिए, तो आप 3 के इवेंट सब के साथ लिखो, तो ये बनेगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरह से 6 की भी इंटू होगी, 6 1
6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। ओके बच्चों, अब ये केस तो खत्म हो गया। अब उसने बोला कि यदि और कोई नंबर आता है तो, अब ये नंबर आए, इनके साथ में हमने एक सिक्का उछाला था, तो इसी तरीके से यहां पे क्या आएगा हमारा 1, H, 2, H, 3, H, सॉरी 3 नहीं आएगा, 4, H, क्योंकि 3 तो पहले केस में आ चुका है, 6, H। इसी तरीके से सबके साथ में टेल आएगा 1, T, 2, T, 4, T और 5, T। यहां पे भी 5 आएगा, ये मैंने गलत लिखा, 5 है यहां पे। ठीक है बच्चों, तो हमारे ये टोटल सैंपल स्पेस बन गए। ठीक है बच्चों, तो अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉरी क्लास 11th में भी आए थे, चैप्टर में प्रोबेबिलिटी में पहली एक्सरसाइज में सभी में सैंपल स्पेस निकालने थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे, सैंपल स्पेस निकल गए। अब यहां पे हमें देखो दो केस दे रखे हैं क्वेश्चन में, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज ए टेल। पहला इवेंट हमें क्या दिया हुआ है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ में कि सिक्के पे एक टेल आनी चाहिए, और गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3, और कम से कम एक डाई पे 3 आना चाहिए। तो दो इवेंट हमें दे दिए, तो अब इनको हम किसी एक लेटर से एज्यूम कर लेते हैं, जैसे ए सच दैट और बी सच दैट। पहला केस ए सच दैट क्या बनेगा, द कॉइन शोज ए 3, सॉरी शोज ए टेल। ओके बच्चों, और बी सच दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3। ठीक है बच्चों, अब ए इवेंट हमारा क्या बनेगा, द कॉइन शोज ए टेल। अब ध्यान से देखो इन केस में ये 1T, 2, T, 4, T और 5, T है। टेल बोला ना क्वेश्चन में इसलिए कि सिक्के पर टेल आनी चाहिए, तो हमारे केस क्या बनेंगे 1, T, 2, T, 4, T और 5, T। ओके बच्चों, अभी इसने बोला बी पार्ट में एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3, कम से कम एक डाई पे 3 आना चाहिए। दोनों पे आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम एक का मतलब तो एक पे आएगा और दूसरी पे भी तो आएगा। अब ध्यान से देखो कि ये 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, इसमें 3 आया हुआ है, तो ये सारे इवेंट बनेंगे। कौन कौन से, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ओके बच्चों, अब यहाँ पे 6, 1 को 6, 1, 6, 2, 6, 3, इसमें भी 3 आया हुआ है। इसके अलावा और कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी 3 आया। ठीक, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए इंटरसेक्शन भी तो निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों में देखो कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो 5 बनेगा, एम्प्टी सेट होगा। जब एम्प्टी सेट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 बनेगी, और जब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 बनती है तो उस क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी 0 बनेगी। ओके बच्चों, तो यहां पे हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ए बाई बी वो भी 0 बनेगी, लेकिन बनेगी कैसे वो भी शो कर देते हैं। फार्मूला है हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। अभी अगर मैं पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 लिख दूं और अपॉन में पी बी, मुझे प्रोबेबिलिटी बी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 0। तो जब भी हमारे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो उस क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी। नंबर 16 और 17 लास्ट के दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल हाफ, प्रोबेबिलिटी बी इक्वल 0, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बतानी कि क्या होगी। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 का, हमें गिवन है पी ए हाफ,
प्रोबेबिलिटी बी 0, तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकालनी है हमें, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। हमें पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अननोन है, नहीं पता, कोई बात नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो पता है 0 है। तो जब डिवाइड बाई 0 होता है तो वो कंडीशन हमारी नॉट डिफाइंड बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट, ए और बी हमारे दो इवेंट्स हैं, और किस तरह से है वो, पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई ए। तो बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। प्रोबेबिलिटी बी बाई ए का फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ए। दोनों के न्यूमरेटर इक्वल है तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगूं तो पी ए की 1 में इंटू और पी बी की भी 1 में इंटू, तो पी ए इक्वल किसके बनेगा, पी बी के। तो हमारा कौन सा ऑप्शन लगा, सही बना डी। ओके बच्चों, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी 13.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 13.2 की नेक्स्ट क्लास में वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर भी जरूर करना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो और अच्छी बात है, बाकी आपकी मर्जी है, मैं जबरदस्ती तो कुछ नहीं कर सकता, पर अगर अच्छी लगे तो सब सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है बच्चों, ओके बाय।